जी जनाब अली, ये एक हफ़्ता और उसके बाद ईद का ब्रेक, लेकिन उससे पहले बड़ी ख़बर यकीनन आने वाला फेडरल बजट 2025 और 26, जिससे कई लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। कहा जा रहा है कि दे विल बी रिफॉर्म्स, बट अगेन द प्रेशर फॉर रेवेन्यू इज़ देयर। लेकिन अभी तक की इतलात के बारे में अगर सुने तो इंडिकेशंस ये हैं कि सैलरी क्लास यानी तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ रिलीफ नज़र आ रही है। क्या वाकई इनफॉर्मल हमारे टैक्सेस में कमी आएगी? और हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में आया है उसका क्या असर पड़ेगा? हमने देखा कि उसकी वजह से देयर वाज अ बिट ऑफ अनरेस्ट, और कहना चाहिए कि अप एंड डाउन आपको मार्केट्स में नज़र आ रहा था। हो सकता था इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस मुतासर हो, लेकिन क्या ये बहाल हुआ है? हमने देखा कि फौरी तौर पे इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कुछ मुल्कों के जो ख़ास तौर पे इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के हामी और हामी सपोर्टर्स नज़र आए, उनके दौरों पे भी गए। तो तुर्की से, सेंट्रल एशिया से, अज़रबैजान से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसके अलावा यानी आपने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ क्रॉस द 400 बिलियन मार्क ऑफ GDP। इसका क्या मतलब है और क्या आम आदमी की ज़िंदगी पे, इन्वेस्टर्स पे इस पे फ़र्क पड़ेगा? अगर एस्ट्रोलॉजर्स की और कई ज्योतिषियों की मानी जाए तो उन्होंने कहा कि साल 2026 के बाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही सुनहरा वक्त शुरू हो रहा है। हमने कई ऐसी प्रेडिक्शंस देखी और मैं ऐसा नहीं है कि आई एम अ पेसिमिस्ट, लेकिन पाकिस्तान इज़ नोन टू मिस आउट ऑन अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़। यानी राइजिंग टाइगर से क्राउचिंग टाइगर तक हम पहुँच जाते हैं और इसमें यकीनन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट जनाब खाकान नजीब साहब। कहते हैं कि इस फेडरल बजट में क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मुख्तलिफ लोगों की इसके अंदर राय भी रही है, मुख्तलिफ जो चेम्बर्स हैं, जो ट्रेड एसोसिएशंस और बॉडीज़ हैं, उनकी रिकमेंडेशंस हैं। इन रिकमेंडेशंस को कितना सुना जाएगा और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले 400 बिलियन का GDP मार्क क्रॉस करना, व्हाट डज़ दैट मीन फॉर द इन्वेस्टर? इसके अलावा हम ये भी देख रहे थे कि अगर आप OCCI की यानी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओवरसीज़ चेंबर है, इंटरनेशनल कंपनीज़ की नुमाइंदगी करता है, उनका कहना है कि 16 पॉइंट्स की बेहतरी आई है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में, बिजनेस कॉन्फिडेंस में इन पाकिस्तान। विल दिस ट्रांसलेट, विल दिस बी रिफ्लेक्टेड इन द अपकमिंग बजट सर? पाकिस्तान की इकॉनमी सिद्रा साहिबा बिहेव कर रही है वेरी टिपिकली जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब IMF की इंगेजमेंट होती है, विच मीन्स द फॉलोइंग। पाकिस्तान की इकॉनमी में एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है। फंड के जहाँ भी प्रोग्राम्स चले हैं उसमें पहले 12 से 15 माह में ये देखा जाता है कि इन्फ्लेशन जो है वो यानी कि कीमतों के बढ़ने की रफ्तार में एक नुमाया कमी आती है। पाकिस्तान में ये एस्टिमेशन से ज़्यादा है और उसकी एक मेजर वजह इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का नीचे जाना और पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट आपने देखा कि वो चूँकि इस वक्त सरप्लस में आ गया है क्योंकि इम्पोर्ट्स कम हुई, ऑयल का भी कम हुई और 22% का जब आपने पॉलिसी रेट रखा हुआ था तो डिमांड भी मुल्क की गाड़ियों की, सीमेंट की टूट गई। कॉन्सिक्वेंटली आपके जो रिजर्व्स हैं उनका एक बिल्डअप हुआ, रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट हुई। अगर ये सब कुछ हो और रुपया जो है 280 के करीब स्टेबल दिखाई दे रहा हो तो आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी का जो एटमॉस्फेयर है वो एक फिजा देता है कि चलें अब 11% का रेट है, कुछ बिजली सस्ती हुई है। अगर ये सब चीज़ें हों तो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बॉयंसी जो है वो तो एक ऑटोमेटिक और फितरी अमल है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट द OICCI का जो सर्वे है वो कहता है। सर, यानी मिनिस्ट्री, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी प्रोजेक्टेड इस दफ़ा जो इन्फ्लेशन रेट है उन्होंने कहा कि 1.5 to 2% के बीच में रहेगा। क्या इसका असर, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि फेस्टिवल्स, ईद के वक्त बहुत ख़रीदो फरोख्त होती है, क्या ये रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन हमें कोई बम्पर कंज्यूमरिज्म, ख़रीदो फरोख्त, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाएगी आने वाले 2-3 माह में? चलिए आप इसको इस तरह भी देखें कि एक और जो रकम आती है लोगों के हाथ में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, वो कहाँ से आती है? वो आती है आपकी जो रेमिटेंसेस आती हैं। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस अगर आप देखें तो 11 माह में या 12 माह में टोटल 36 अरब डॉलर के करीब चली जाएंगी, इससे भी शायद तजावुज़ करें। जो पिछला माह गुजरा एक 4 अरब डॉलर की भी। तो पीपल आर फ्लश विद बेटर मनी देन दे वर। दैट डजंट मीन कि जो उनकी बाइंग पावर इरोड हुई है ओवर द लास्ट 2 years विद हाई इन्फ्लेशन वो काउंट नहीं करेगी। बट ये साल चूँकि कीमतें बढ़ी हैं पर ओवर एवरेज अगर आप लेंगी तो बहुत कम बढ़ी हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स।
और इस साल उम्मीद करते हैं कि कुछ जो 2.5% की ग्रोथ आई है जो इस वक्त आपको बता रही है अथॉरिटीज़, जिसकी वजह से ये आप 400 अरब डॉलर का जीडीपी भी बता रहे हैं, इससे थोड़ी सी बाइंग पावर बेहतर होगी लोगों की और लोग खर्चा करेंगे. बट आई ऑल्सो हियर के द सैक्रिफिशियल एनिमल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, सो इट रन्स बोथ वेज. बट आई थिंक the remittances will play a large part in increased buying power. और जो आपने 400 अरब डॉलर की इकोनॉमी का पूछा, उसका मतलब है कि आपकी पर कैपिटा इनकम बेहतर हो गई है. 1,800 डॉलर के करीब पर कैपिटा इनकम है. ये बाय एनी स्टैंडर्ड लो है, मतलब चाइना वगैरह 10,000 डॉलर पे, बट ये बेहतर है फ्रॉम लास्ट ईयर. आई थिंक हम 1,662 डॉलर पे थे. सो यू रिजन इन पर कैपिटा इनकम इन डॉलर टर्म्स. इसका ये मतलब है. खाकान साहब, एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगी और आपके कमेंट्स चाहूँगी. आपने जैसे खुद इशारा किया कि वक्ती तौर पे हमारी क़ुव्वत ख़रीद शायद बेहतर हुई है या हाथ में एटलीस्ट डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है. दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अरसे बाद ये पहली दफ़ा हुआ है दैट वी हैव सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी. What does that mean for the economy? And most importantly, हमारे रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, इन्फ्लेशन नीचे गई है, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं ट्रेड डेफिसिट्स को देखती हूँ तो ये गैप्स वाइडन हो रहे हैं. मैंने पिछले हफ्ते एक आर्टिकल देखा जिसमें हमने कहा कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज़ इन द फेवर ऑफ ऑल द कंट्रीज़ दैट वी आर ट्रेडिंग विद. मलेशिया की बात की जाए, हम उनसे ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं बजाय इसके कि हम उनको कुछ एक्सपोर्ट कर सकें. इसी तरह इस वक्त पाकिस्तान का ट्रेड गैप मिडल ईस्ट के साथ पिछले कुछ माह में तकरीबन 9.89% से बढ़ा है. दिस इज़ क्लोज टू अबाउट $11 बिलियन. क्या कहेंगे कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट दीज इंडिकेटर्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ डिफरेंट सिचुएशन, इन द शॉर्ट रन, इन द मीडियम टर्म, पाकिस्तान के पास रेमिटेंसेस के अलावा कोई और तरीका नज़र नहीं आता कि हम ट्रेड करके अपनी एक्सपोर्ट्स को या उस तरह की चीज़ों को नहीं बढ़ा पाएंगे? तो इसको अंग्रेजी में और फिर ट्रांसलेट भी कर लेते हैं. मैक्रो स्टेबिलिटी इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी. यानी कि जो इंडिकेटर्स शॉर्ट रन में स्टेबलाइज हो गए हैं, उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म तो दे दिया है, पर वो आपकी एक्सपोर्ट को इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज उसके लिए तो नए कारखाने लगने हैं, उसके लिए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बेहतर होनी है, उसके लिए तो लेबर प्रोडक्टिविटी बेहतर होनी है, उसके लिए तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होनी है, उसके लिए तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो आनी है, और जो सरप्लस एनर्जी मौजूद है उसको बेचने के लिए मार्केट करके आपने एक एटमॉस्फेयर पैदा करना है. सो एक डीरेगुलेशन होनी है. ये सब है फंडामेंटल चीज़ें. हम जब भी आईएमएफ के पास गए हैं, जो करंट ब्रीदिंग स्पेस है ये 2013 में भी थी, 2019 में भी आई थी, पर दोनों दफ़ा हमने एक ही डेकेड में हम उसको कामयाबी से, जो आप चाह रही हैं फंडामेंटल चीज़ें ठीक होकर, ट्रेड को बेहतर करें, यानी कि दुनिया को कुछ बेचने के काबिल हों, ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बने. ये करने के लिए जो फंडामेंटल्स हैं, एक तो यह है कि दे टेक लॉट ऑफ हार्ड वर्क. इसमें कोई गेम चेंजर नहीं होता, ये लफ्ज़ नहीं हमें कभी भी इस्तेमाल करना चाहिए. दैट हार्ड वर्क द कंट्री हैज़ फाउंड हार्ड टू डू. आप पीआईए को देख लें, 2 दफ़ा प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर बैठे हैं, आपके सामने रिजल्ट है. सो व्हेन यू वांट टू डू द शॉर्ट टर्म, यू क्विकली डू इट थ्रू द आईएमएफ सपोर्ट, बिकॉज एक आईसीयू का डॉक्टर आपको सपोर्ट कर रहा होता है, तब वो आपको ऑपरेशन टेबल पर ले आता है, तो यू हैव टू लेट द लोकल डॉक्टर्स डू दैट सर्जरी. कंट्री समहाउ उस पे आ नहीं पा रही कि जो लोकल सर्जरीज हैं, डीरेगुलेशन की, एनर्जी सेक्टर प्राइवेटाइजेशन की, पीआईए को छोड़ने की, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ओवरऑल बेहतर करने की, और उसके लिए बहुत से और काम करने की ज़रूरत है. इट्स नॉट ओनली वन विंडो. SIFC कुछ कोशिश कर रही है. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी आसानी से नहीं बढ़ती. यील्ड्स बेहतर करने के लिए बीज से लेके मैकेनाइजेशन तक, फाइनेंसेस से लेकर जो हमारा एग्रीकल्चर फार्मर है उसकी एजुकेशन तक, यू विल अप्रिशिएट कि ये है हार्ड वर्क. अगर अगले 2-3 साल में ये कर लेंगे तो जिस प्रॉस्पेरिटी की आप ख्वाहिश कर रही हैं, जो कि दुरुस्त है और जिसका आपने शुरू में थोड़ा सा एक होप थी, पर फिर कहा कि वी ऑलवेज मिस दैट बोट. लेट्स नॉट मिस दैट बोट इंशाल्लाह. सर, व्हाट डू यू थिंक, लास्ट कमेंट प्रोबेबली, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ में, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की तरफ से उड़ान का जिक्र किया जा रहा है, व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट पीआईए, सो दैट वाज द थिंग दैट वाज कमिंग टू माय माइंड. आपको नहीं लगता कि एक ओवरआर्चिंग हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मौजूद है, और जैसे कि आपने कहा कि नाउ इट्स टाइम टू टेक द बोल्ड स्टेप्स,
लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि लुकिंग एट द प्रेजेंट जो आपने कहा कि प्लेटफॉर्म तैयार होकर थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, उसके दौरान उसका एक इंडिकेशन ये था कि हमारी इंपोर्ट्स थोड़ी सी कर्टेल्ड रही हैं। एक दफ़ा फिर मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम की तरफ से गवर्नमेंट को ये इनकरेज किया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है कि वो 18% की जो GST है लोकली प्रोड्यूस कॉटन पे, उसको ख़त्म करे और रिड्यूस करे कस्टम ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्टेड कॉटन। इस तरह के मुख्तलिफ और सजेशंस भी दिए जा रहे हैं विच आई फील कि प्रॉबली कुड रिजल्ट इन द इम्पोर्ट्स गोइंग अप इन द कमिंग फिस्कल ईयर। मैं कई साल से इवन एट द फाइनेंस टेबल ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान का ना जो टैरिफ की रजीम है इंपोर्ट्स पर, उसको देखने की ज़रूरत है इस सिमत में कि किस तरह इंडस्ट्री को थोड़ा कंपेटिटिव किया जाए। और ये जो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट है जिसमें ये कहते हैं कि ये इन्फेंट है, हम इसको प्रोटेक्टेड रखें और दुनिया से प्रोटेक्टेड करके कम्पीट ना करने दें, इससे आहिस्ता आहिस्ता सपोर्टिव मैकेनिज्म के थ्रू निकालने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है बजट का। अगर बजट में ये चीज दिखाई ना दी, जो कि हमने इस दफा बहुत अथॉरिटीज को सजेस्ट भी किया है, आई थिंक ऑल लोकल स्कॉलर्स आर कन्विंस्ड ऑन दिस के करें, इवन जो फॉरेन स्कॉलर्स है वो इस वक्त एडवाइस ले रही है गवर्नमेंट, वो भी यही कह रहे हैं। सो एक तो इस तरफ इकोनॉमी को जाना है। अब ये एक केयरफुल प्रोसेस है, ये ऐसा ना हो कि ताजिर दोस्त स्कीम की तरह ये किसी तरह कामयाब ना हो, ये नहीं हो सकता। उड़ान पाकिस्तान जो है वो एक ओवर आर्चिंग जरूर बन सकता है, पर वो फ्रेमवर्क जो है ना उसका फिर बनना चाहिए कि साल ब साल गाहे बगाहे आपने करना क्या है, क्या क्या आपके अहदाफ हैं जो प्रोडक्टिविटी को, जो कंपेटिटिवनेस ऑफ द इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। खाली ये कहना कि 8-9% की ग्रोथ होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी इज नॉट गुड फॉर ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ करेंगे 5 से ऊपर, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज आ जाएगा। सो ये कहना आसान है कि 8-9% पे जाके एक्सपोर्ट्स को डबल कर दें, बट एक्चुअली मेकिंग द इकोनॉमी गुड फॉर ग्रोथ इज द रियल चैलेंज एंड दैट्स द बजटरी चैलेंज एज वेल। और इसके साथ साथ आखिर में जाते हुए फॉर योर फोक्स, देखिए मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त 2 चीज़ों में आपको रिलीफ ज़रूर दिखाई देगा। एक, सिद्रा की सैलरी में रिलीफ आना चाहिए, और वो लोग जो 50,000 रुपए से कम कमा रहे हैं पाकिस्तान में और उन पे हम जैसे ही वो 55 कमाते हैं टैक्स लगाते हैं, वो चला जाना चाहिए 75-80 हज़ार पे, सो दैट पीपल फील। और जो मैन्युफैक्चरिंग पे 45% टैक्स है, उसमें जो सुपर टैक्स है उसमें रिलीफ आना चाहिए। और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि IMF के जो दोस्त हैं वो भी उन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़ के PhD करके आए हैं जहाँ से हम आए हैं। उनको समझना चाहिए दिस इज मेकिंग द इकोनॉमी अनकंफर्टेबल एंड टेकिंग इट टू एन इक्विलिब्रियम व्हिच इज नॉट फेयर फॉर पाकिस्तान। एक आपने जो बात की ना, उससे मेरे जहन में एकदम एक सवाल आया। तनख्वाहदार तबके का आपने जिक्र किया, पर्सनल फ्लाइट हमारी बहुत सारे लोगों की, बट अगेन आई फील वी आर फोकस्ड ऑन द अर्बन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, सैलरी अर्निंग क्लास। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि अगर हम मिडिल क्लास एंड बिलो की बात करें, वाई आर वी ओनली थिंकिंग अबाउट देम इन टर्म्स ऑफ डोल आउट्स, यानी हम उनको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स पे डाल देंगे, किसान मदद कार्ड पे डाल देंगे। इस वक्त जो एक लूमिंग क्राइसिस हमें नज़र आ रहा है, दैट्स द रूरल लेबर मार्केट क्राइसिस। हम इस वक्त देख रहे हैं कि मैकेनाइजेशन, जैसे आपने कहा कि अगर ये बढ़ती है, और इसके अलावा स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी ये सरप्लस बिजली होने के बावजूद नए कारखाने नहीं लग रहे हैं। इस वक्त कहा जा रहा है मोस्टली जो हमारी अनस्किल्ड लेबर है, तकरीबन 60% जो एग्रीकल्चर का पार्ट है, एग्रीकल्चरल सेक्टर का पार्ट है, इट इज़ गोइंग टू बी सिवियरली एक्सपोज्ड। इस रियलिटी के साथ हाउ विल वी मूव टूवर्ड्स 18 to 20% ऑफ अ टैक्स टू GDP रेशो? लास्ट कमेंट ऑन दिस सर। पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है उसको ठीक करना जो है प्रोडक्टिविटी के लिहाज से नंबर 1 टारगेट होना चाहिए। जैसे जैसे हर जगह की यील्ड बढ़ेगी, काश्तकार की तालीम बढ़ेगी, काश्तकार की फाइनेंसेस, आरती जो उसको 36% सालाना पे देता है, उसकी बजाय वो 12% बैंक से बोरो करेगा, तो उसकी जेब में पैसा जाएगा। ये करना, और फिर जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्रीकल्चर अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को फीड करने के लिए, दैट्स वन थिंग, पर दुनिया में वीट बेचें। दुनिया में राइस $3.5-4 अरब डॉलर का लास्ट ईयर बेचा है। एग्रीकल्चर में अभी भी ट्रेड में हम सरप्लस में नहीं है, डेफिसिट में है। 10 अरब डॉलर का मंगवाते हैं, 7 अरब डॉलर का भेजते हैं। क्लोज दैट गैप। ये 3 अरब डॉलर का गैप उड़ाना आपके करंट अकाउंट को बहुत संभाल लेगा।
so if one has to plan, that should be the starting point of the plan. Very true, sir. अब बहुत हमारे पास potential है. अभी पिछले दिनों हमने बात की, we have to also think beyond the crops that we are currently cultivating. हमें जैसे हम अभी मैंने देखा internationally olive oil produced in Pakistan was called the second best or the best. They won the silver medal there. तो कई चीज़ों को ज़रा we have to come back and be a little disruptive, be a little bit innovative. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए. लेकिन सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि नाउ दिस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज़ ऑन द राइज. आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है. एंड अनलेस वी डू समथिंग अबाउट आवर यूथ, ये जो हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स का बायस भी बन सकता है. बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस.